ये आपको यूपीपीसीएस, जेपीएससी जैसे एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो 17 तारीख को, तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखिए। हम इन डेप्थ आज चर्चा करेंगे। एक्सप्लेनेशन जो होगा ना, हम 50 क्वेश्चन लेके आए और ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय। आपसे ये पूछ रहा है कि जो फ्रंटल रेन है ये किसके कारण होती है। आपके ऑप्शंस है कन्वेक्शन करंट, विंड फ्रॉम द सी, साइक्लोनिक एक्टिविटी एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम माउंटेन्स। आंसर कीजिए इसका फटाक से। आपका राइट आंसर होगा 3, साइक्लोनिक एक्टिविटी। अब देखो ये होता क्या है, फ्रंटल रेन अकर कब होता है? तो जब हॉट एयर मास, जो हॉट एयर मास होता है ना, ये किसके साथ मर्ज करेगा? कोल्ड एयर मास के साथ। जब हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों मर्ज होते हैं तो वहां पे एक फ्रंट तैयार हो जाता है, और इस फ्रंट की वजह से जो होती है ना, साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो इसी फ्रंट की वजह से बनता है। देखो विंड फ्रॉम द सी है, तो जब हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है उसमें जो समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं हैं वो क्या करती है, दिन के टाइम में लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन करती है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है? देखो कन्वेक्शन जो होता है ना, जो इवेपोरेशन का हमारा प्रोसेस होता है, पानी का भाप बनना, तो वही है हमारा कन्वेक्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मॉग किसका कॉम्बिनेशन है? आपके ऑप्शन है सीड एंड वाटर वेपर, वाटर एंड स्मॉग, फायर एंड वाटर एंड स्मॉग एंड फॉग। आंसर कीजिए इसका। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका, वो होगा स्मोक एंड फॉग। अब ये स्मोक होता क्या है, इसके अंदर देखो क्या होता है। जो ये फॉग, फॉग तो आपको पता ही है कि फॉग क्या होता है। स्मॉग जो है ये बेसिकली पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने पॉल्यूटेंट हैं, स्पेशली PM10, PM2.5 एंड ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है, वो सब मिलके क्या बनाएंगे, स्मोक का फॉर्मेशन करेंगे, और स्मोक और फॉग मिलके क्या करेंगे, स्मॉग बना देंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्मॉग वर्ड फर्स्ट टाइम यूज कहाँ किया गया था, तो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था लंदन के अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। Question is which one of the four regions above the earth has smallest height? पूछ रहा है पृथ्वी के ऊपर के जो क्षेत्र है इसमें से सबसे कम हाइट किसका है? स्ट्रेटोस्फेयर का, मीजोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का या ट्रोपोस्फेयर का। ये चारों के चारों जो है ना आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर जो है सबसे कम हाइट किसकी है। आपको आंसर करना है इसका, बताइए। राइट आंसर होगा आपका ट्रोपोस्फेयर। जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर जो है, अगर हम पोल्स पे जाते हैं ना, ये अगर हमारा अर्थ है, अगर यहाँ हम नॉर्थ और साउथ पोल पे जाए तो यहाँ पे करीब करीब जो है 8 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। और जब हम इक्वेटर के आसपास आते हैं ना, तो इक्वेटर पे अप टू 13 किलोमीटर ये हमें देखने को मिलता है। क्या? ट्रोपोस्फेयर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किस स्फीयर की होती है, तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक बदलाव हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो भी है कहाँ आपका ट्रोपोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हम देखते हैं कि विमान वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि ये सबसे स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज टाइफून्स आर कॉमन इन। अब ये देखो, टाइफून जो है ना, टाइफून एक तरह का साइक्लोन होता है। जैसे हमारे इंडिया में साइक्लोन के बहुत सारे हम नाम देते हैं, तो इसी तरह वर्ल्ड वाइड साइक्लोन को ऐसे ही नाम दिया जाता है। तो टाइफून है क्या, किस एरिया में आता है टाइफून, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन, सी ऑफ चाइना एंड जापान, मैक्सिकन गल्फ एंड इंडियन ओशियन। आंसर कीजिए इसको। राइट आंसर इज सी ऑफ चाइना एंड जापान। जो पैसिफिक जो है ना हमारा ईस्ट पैसिफिक ओशियन, तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन के आसपास आपको टाइफून देखने को मिलता है। अगर हम बात करें टॉर्नेडो की, तो टॉर्नेडो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये देखने को आपको कहां मिलता है? अटलांटिक के आसपास के एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है? टॉर्नेडो। गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, जो ये एडजॉइनिंग एरिया है ना, यहां पे हमें टॉर्नेडो देखने को मिलते हैं। विंड रोज रिप्रेजेंट्स, पवन गुलाब का प्रतिनिधित्व करता है। वाटर टर्बुलेंस, विंड डाटा, विंड प्रेशर और विंड टेम्परेचर। आंसर कीजिए इसको। राइट आंसर होगा इसका विंड टर्बुलेंस। जो विंड रोज है ना, ये टर्म आप याद रखो, विंड रोज। अगर आपसे पूछ लिया कि विंड रोज किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए विंड टर्बुलेंस। अगले सवाल पे चलते हैं। The layer of the atmosphere in which radio waves are reflected back is called। पूछ रहा है कि वायुमंडल का वो कौन सा परत है जिसमें रेडियो तरंगे वापस परिवर्तित होती है। आपके ऑप्शंस हैं आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर इज आपका आइनोस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने भी देखा था कि ये जो है, ये लोअर मोस्ट लेयर होता है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज होती है ना, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, वो हमें कहाँ दिखती है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। आयनोस्फेयर में क्या होता है कि यहाँ पे आयंस मौजूद है, एक्टिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं वहां से चीजों को। एक्सोस्फेयर, ये पार्ट जो है एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो है वो एक्सोस्फेयर का ही पार्ट होता है। ये हमारा आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेरिक लेयर फार्टेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर है वो कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर है। आपके ऑप्शन से स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर और मीजोस्फेयर। इसके बारे में हमने अभी बात की थी, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सोस्फेयर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एलिवेशन, रेनफॉल और डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो, अगर इसकी बात की जाए ना, तो ये जो है, ये टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है ना, इसके ऊपर हम देखते हैं पहला पॉइंट होता है जिससे हम क्लाइमेट जोन को क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा टेम्परेचर वेरिएशन एंड सेकेंड होता है लेवल ऑफ प्रिसिपिटेशन। अब देखो, टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि टेम्परेचर का वहां पे रेंज क्या है, हाई है, लो है। और जब हम प्रिसिपिटेशन देखते हैं तो ये देखते हैं कि बारिश जो होती है वो किस लेवल तक हो रही, कितने सेंटीमीटर बारिश हो रही है वहां पे।
तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेनफॉल। एलिवेशन देखो ये बेसिकली टोपोग्राफी होता है कि कोई कंटूर वगैरह के बारे में आप देखते हो। इक्वेटर जो है वो धरती को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। सवाल आपसे पूछ रहा है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है। आपके ऑप्शन है यहां पे रिचार्ज ग्राउंड वाटर, अवॉइड फ्लड्स, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर एंड लास्ट वन अवॉइड सॉइल इरोजन। आंसर कीजिए इसका। आपका राइट आंसर होगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि डैम्स वगैरह बनाते हैं, पॉन्ड वगैरह बनाते हैं, या अपने छतों पे भी वाटर को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो उस वाटर को हम क्या करते हैं, किसी पॉन्ड में डाल के, या हमने एक प्रॉपर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बना रखा होता है सिस्टम, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। एवॉइड फ्लड्स, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कुछ हद तक फ्लड्स को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट यहां पे पड़ेगा नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। देखो इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है। क्या होता था कि अरब्स अपने घोड़े लेके आते थे और उन्हें लगता था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो समुद्र से गुजरते थे ना, तो उन्हें ये लगता था कि घोड़ों का वजन ज्यादा, इसीलिए उनकी शिप डूब रही, इसीलिए वो घोड़े को उठा उठा के वहां पे फेंक देते थे। इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। अगर हम इक्वेटर के दोनों तरफ, ये हमारा अर्थ है, ये है हमारा इक्वेटर, अगर इक्वेटर के दोनों साइड हम 25 डिग्री टू 35 डिग्री जाते हैं ना, नॉर्थ एंड सेम साउथ, तो हमें ये देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर लोड होता था कि जो शिप्स यहां से गुजरती थी वो डूब जाती थी। रोडिंग फोर्टिज क्या है, ये 35 से लेके जो 45 के बीच का देखते हैं ना, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, ये 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास जो हवाएं चलती है उसे हम रोरिंग फोर्टिज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में, तो ये आपको नदर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। बट अगर आपसे सवाल पूछा जाए रोरिंग फोर्टिज के बारे में, तो you can see only in southern hemisphere. Move towards the next one. Okay, your relevant question is atmospheric temperature increasing at the higher altitude is called radiation, inversion, conduction और convection. आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज इन्वर्जन। देखो हम पढ़ते हैं ना कि अगर जब क्लियर नाइट होता है तो वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, तो ये वही है, हमारा टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाता है। अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन जो होता है वो विदाउट कांटेक्ट जो हीटिंग होती है ना, उसे रेडिएशन बोलते हैं। विदाउट कांटेक्ट जो हीटिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक हवा गर्म रहती है, तो ये जो है ये रेडिएशन का एग्जांपल है। कंडक्शन की अगर बात करें ना, तो ये बॉडी टू बॉडी होती है गर्म करने की चीज। कन्वेक्शन जिसके अंदर हम देखते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस जो है, वो एक ग्रेट एग्जांपल है आपके कंडक्शन का। मूव टुवर्ड नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज which of the following regions is responsible for lack of vegetation in desert। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा महत्वपूर्ण कॉज है जिसकी वजह से
जो हमारा रेगिस्तान है वहां वनस्पति की कमी पाई जाती है, वहां जो वेजिटेशन है वहां में बहुत कम देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन से हैवी वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है, absent ऑफ बी होराइजन इन द सॉइल, हाई टेम्परेचर एंड लैक ऑफ रेनफॉल। आंसर कीजिए इसका फटाफट। राइट आंसर होगा आपका क्या, लैक ऑफ रेनफॉल। अभी हमने देखा था कि हम क्लाइमेटिक जोन को जो हम डिफाइन करते हैं ना, वो प्रिसिपिटेशन के ऊपर ही डिफाइन करते हैं, जितनी ज्यादा बारिश होती है या तो इसके ऊपर या टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ द रेनफॉल। अच्छा, आप ये एक आंसर करो कमेंट में कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसमें किस टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ओके, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन, पूछ रहा है कि हवा की नमी किस बात पर निर्भर करेगी। आपके ऑप्शन है टेम्परेचर, लोकेशन, वेदर और ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। किस चीज की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी की। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी वहां पे, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। हालांकि ट्रॉपिकल लेवल पे ये चीज देखने को नहीं मिलते। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां में क्या देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। देखो ये मत समझो, बर्फ जो होता है ना वो सूखा हुआ होता है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होता है, इसलिए उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। वेदर ऑब्वियसली, अगर वेदर जो है कोल्ड वेदर है तो वो ड्राई होगा, वेट हो सकता है। चलते हैं आगे। द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेपिडली एबव। अभी आपको 4 एटमॉस्फेरिक लेयर्स दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि किस लेयर में तापमान तेजी से बढ़ता है। आपके ऑप्शन से आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। देखो जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं ना, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा ना, टेम्परेचर माइनस में चलाता है, ये जो है ना ये माइनस में ये घटता चला जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ये मोस्ट स्टेबल पोर्शन होता है। एक्सोस्फेयर में डेंसिटी ना के बराबर होती है। तो आप इन दोनों को तो पहले इलिमिनेट कर दो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज आयनोस्फेयर, क्योंकि आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा वहां पे हमें देखने को मिलता है। ओके, अब आपका जो सवाल है, ये सवाल है आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा जो है ये कितने लेयर में डिवाइडेड एटमॉस्फेयर। तो अगर एक हम चार्ट बनाते हैं, सबसे नीचे हम क्या देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मीजोस्फेयर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्मोस्फेयर, जिसको हम आइनोस्फेयर के भी नाम से जानते हैं। और लास्ट वन क्या है, एक्सोस्फेयर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपका राइट आंसर हो गया 4 ओनली। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट which act as barrier against cyclone are। अभी ये पूछ रहा है कि चक्रवातों के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करने वाले वन कौन से हैं। आपके ऑप्शन से अल्पाइन फॉरेस्ट, मेन ग्रुव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मानसून फॉरेस्ट। आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट आंसर इज मेन ग्रुव फॉरेस्ट।
अब देखो बात क्या किस चीज की गई है, साइक्लोन की। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इंडिया के अंदर। आप अगर देखो तो या तो हम बे ऑफ बंगाल में देखते हैं या अरेबियन सी में देखते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि कोस्टल एरियाज में ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो कोस्टल एरिया में इनमें से कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। बात करें अल्पाइन फॉरेस्ट की, तो अल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, ये शंकुधारी फॉरेस्ट, ये हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। जैसे हिमालयन रीजन में जाओगे तो आपको अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। मानसून फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहां पे आपको मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आपको वेस्टर्न घाट और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्लाउड बर्स्ट मीन्स बादल का फटना क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, abnormally heavy downpour of rain associated with thunderstorm, presence of scattered flakes of cloud in sky, and sowing of seeds of a crop in cloudy weather। आपका इसका राइट आंसर होगा abnormally heavy downpour of rain associated with the thunderstorm। हम देखते हैं कि स्पेशली जो हिली रीजन है हमारा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, वहां पे हमें अक्सर सुनने को आता है कि बादल फट गया, क्लाउड ब्रस्ट हो गया। तो वहां पे होता क्या है, देखो कन्वेक्शन की वजह से ना सडनली क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। लोअर एटमॉस्फेयर में सडनली एक सडन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और थंडर और लाइटनिंग के साथ, आंधी तूफान के साथ ये बारिश होती है। और इसी वजह से अभी बहुत सारे लोगों की जान गई थी हिमाचल के अंदर, हमने देखा था। चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following is false with respect to rain water harvesting? इससे पहले सवाल में हमने ये देखा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉल्स बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कभी ट्रू पूछेगा, कभी फॉल्स पूछेगा। क्या आपके ऑप्शंस क्या है, इट इज ए डिवाइस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब देखो ये तो ट्रू है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जो यहां पे ट्रू है तो वहां तो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, इट हेल्प्स राइजिंग वाटर टेबल, बिल्कुल ये हेल्प करता है, तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड एंड इट इंक्रीजेज रन ऑफ लूजेज। अब आपको इसमें से बताना है कि राइट आंसर होगा क्या। दो तो मैंने एलिमिनेट पहले कर दी, इनमें से आपको आंसर बताना। सॉरी, आपका राइट आंसर होगा सी, ये डिक्रीज करता है लूजेस को, इंक्रीज नहीं करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज the southeast trade wind are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season due to। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये इंडिया को अट्रैक्ट करता है, कब अट्रैक्ट करता है, तो बारिश के मौसम में। क्यों करता है, अब ये आपको पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन ओवर द इक्वेटर, द इफेक्ट ऑफ ईस्टर्लीज, the effect of northern east trade wind, and the pressure of low atmospheric pressure over northwest India। आंसर करो इसका फटाक से। राइट आंसर होगा आपका 4 ओनली। अब देखो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, ये कहां पे ब्लो करती है, तो बेसिकली ये इक्वेटर के ऊपर ब्लो करती है। और जब हमारा यहाँ पे विंटर सीजन होता है तो वो धीरे धीरे जब आईटी सीजन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा
जो आईटी सीजेड होता है ना, ये जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ना नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होता है कि जो हमारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये ईस्ट जो है ये वेस्ट में बदल जाएगा। और यही वजह है कि जो मानसून सीजन में हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से हमारे इंडिया के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन इज द मेडिटेरेनियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, किस टाइम पे होती है? देखो, विंटर में होगी, स्प्रिंग में होगी, ऑटम सीजन में होगी या समर सीजन में होगी। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे विंटर सीजन। जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है इसका सबसे मेन कैरेक्टर यही है कि यहाँ पे विंटर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसका समर बिल्कुल ड्राई होता है। अगर हम मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें तो दुनिया में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट समझते हो ना जिसमें विटामिन सी होती है, तो 70% जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो मेडिटेरेनियन रीजन में ही हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली, इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ये हमने पहले कर रखा है तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखते, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आपको अरेंज करना है कि एक्चुअली कौन सा सुम्मिलित है सही से। देखो, अगर हमारा सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है? वो है ट्रोपोस्फेयर। अब यहां देखो, कहीं भी बाकी किसी ऑप्शन में अगर आपको ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है स्टार्टिंग में? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सीधे इसको सही करके निकल जाओ। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स को देख रहे थे पिछले कुछ क्वेश्चन में। ये सवाल दोबारा रिपीट कर दिया। ओके। All vital atmospheric process leading to various climatic and weather conditions take place in the। अब पूछ रहा है कि विभिन्न जलवायु और मौसमी परिस्थितियों को जन्म देने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परिक्रियाएं जो हैं वो किस लेयर के अंदर आपको देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इलिमिनेट कर दे जाओ ना, एक्सोस्फेयर को हटा दो क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर होता है। आइनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है, इसको भी हटा दो। स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ इसी वजह से यहाँ पे फ्लाइट वगैरह चलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी। अब आपका सवाल है व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन हाई टाइड एंड नीप टाइड एट अ गिवन प्लेस। किसी भी स्थान पर उच्च ज्वार और लघु ज्वार के बीच का अंतराल क्या होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट या 24 घंटे? आपका राइट आंसर है 12 आवर एंड 26 मिनट्स। अच्छा, हाई टाइड हो या नीप टाइड हो, ये हमें देखने को कब मिलता है? ये हमें 2 बार देखने को मिलता है। कब? एक बार तब जब न्यू मून हो, न्यू मून पे हमें क्या देखने को मिलेगा? नीप टाइड देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड तब जब फुल मून होता है, जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, उस दिन, इस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है तो हमें हाई टाइड देखने को मिलता है, जिसको स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे।
क्वेश्चन इज द सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट इज नोन एज। ये देखो सी स्प्रेडिंग थ्योरी से यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है आपसे कि समुद्र तल का धीरे धीरे ढलना और महाद्वीप की सीमा को क्या कहा जाता है? कोस्ट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल स्लोप। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के ना समझाता हूं। सपोज करो कि ये जो हमारा है ये अर्थ वाला सरफेस है, यहां से सी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो पोर्शन है ना ये ऐसे जाएगा, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और सडनली ये नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और फिर ये धीरे धीरे ये हो गया हमारा सी बेड। तो ये इस तरह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये हमारा कोस्टल एरिया है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ दिखेगा, देन स्लोप दिखेगा, देन लोअर सी बेड देखने को हमें मिलता है। यही है आपका पूरा का पूरा ओशियन स्प्रेड थ्योरी। A special type of well in which water rises automatically under the pressure of a column of water to the ground surface through a hole। एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें पानी के एक स्तंभ के दबाव में पानी एक छेद के माध्यम से जमीन की सतह तक पहुंचता है। क्या कहते हैं इसको? आर्टिशियन वेल, स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग और गीजर। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा आपका आर्टिशियन वेल। अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग क्या होता है कि जो हमारा क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट के नीचे जो दरार वगैरह होते हैं ना, उसके थ्रू जो पानी बह के ऊपर आता है सरफेस पे बाय ब्रेक और क्रैक्स। अगर सपोज करो कि ये हमारा क्रस्ट है और यहाँ पे एक ब्रेक है, यहाँ पे कोई पानी जमा हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेक हो गया, तो इस ब्रेक से ये बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा स्प्रिंग। गीजर क्या होता है? तो गीजर में जहां पे जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स पाए जाते हैं ना, उस एरिया में हमें गीजर देखने को मिलता है। गीजर में क्या होता है कि मैग्मा के फ्लो की वजह से क्रस्ट के अंदर पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होगा तो जब एक हाई प्रेशर बनेगा तो वो एक सडन इंटरवल पे उसको वो ब्रस्ट करता रहता है, छोड़ता रहता है, तो वो है हमारा क्या? गीजर। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस हैव द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एस। अब ये देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप अटलांटिक सी को देखोगे ना, तो अटलांटिक सी आपको एस के फॉर्मेशन में दिखेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको ये अफ्रीका वाला रीजन दिखता है ना इसे, तो ये अफ्रीका से भी बाउंड्री कनेक्ट करती है। यहाँ पे देखो आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको ऊपर चले जाओगे तो ये एस का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? अटलांटिक ओशियन करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज, ये अरल सी है, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है, कौन सा समुद्र है जो चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन से तिमोर सी, अराफुरा सी, ग्रीनलैंड सी और एरल सी। आंसर कीजिए इसका फटाक से। सॉरी, राइट आंसर इज एरल सी। ये जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला रीजन हम देखते हैं ना, उसके आसपास एरल सी हमें देखने को मिलता है। अच्छा, कोई डेड सी के बारे में आपने सुना होगा। तो डेड सी भी है, ये भी एक तरह का लैंडलॉक सी ही है,
जो कैस्पियन सागर है, जो कैस्पियन झील है ना, वो भी एक लैंडलॉक ही है। आगे चलते हैं। A place where there is constant intermingling of salt water and fresh water। आपसे पूछ रहा है कि वो स्थान जहां खारे पानी और ताजे पानी का निरंतर मिश्रण होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी, डेल्टा, गल्फ और बे। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज एस्चुरी। देखो, एस्चुरी वो जगह होती है जहां पे जो हमारा रिवर है ना, वो समुद्र की तरफ मिलता है, उस जगह को क्या कहते हैं? हम एस्चुरी कहते हैं। और एस्चुरी की वजह से ही डेल्टा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। कहां पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, वे ऑफ बंगाल साइड में। डेल्टा से याद आया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टाइक रीजन है, कौन सा है हमारा? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा रीजन। अब सुंदरवन डेल्टा रीजन की बात करें ना, तो इसका अप्रोक्स 60-65% जो है ना, वो बांग्लादेश के पास है, और 30-35% के आसपास हमारे इंडिया के पास है सुंदरवन। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का ट्री है, उस सुंदरी नाम के ट्री की वजह से ही इसका नाम सुंदरवन है। चलते हैं अगले सवाल पे। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। समुद्र का, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? सबसे गहरा समुद्र कह लो, महासागर कह लो, ये पूछ रहे हैं यहां पे। अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। देखो, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट भी है और सबसे डीपेस्ट भी है। और डीपेस्ट पॉइंट क्या है इसका? तो मरियाना ट्रेंच। इसके बारे में आपने सुना होगा कि जो मरियाना ट्रेंच है वो क्या है कि डीपेस्ट पॉइंट अर्थ के ऊपर है, और वो कहां पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर। अब पैसिफिक ओशियन से एक चीज हम और देखते हैं। या राइट आकाश रॉय, आपका आंसर सही है। पैसिफिक ओशियन से एक और चीज हम जानते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या? हम देखते हैं जापान जो है ना, जापान के आसपास के रीजन में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और क्या होता है इसमें? बेसिकली देखो, दो डाइवर्ज हो रहा है, दो प्लेट का डाइवर्जन हो रहा है, इसकी वजह से वहां पे बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इवन अगर हम बात करें तो हर मिनट 1000 मोर देन 1000 टाइम्स वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता है। चलते हैं। अच्छा, इंडियन ओशियन के बारे में एक पॉइंट हम आपको बताते हैं कि अगर इंडियन ओशियन में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो इसका आइलैंड है इंडियन ओशियन के अंदर, कौन सा है, तो आपका ये कहना होगा कि वो है मेडागास्कर। और मेडागास्कर आपको कहां पे दिखता है? तो साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे दिखता है आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। ये एनर्जी की बात कर रहा है कि जो टाइड्स उठते हैं ना, ज्वार भाटा, वो किस तरह की एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर? हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द एबव 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आंसर कीजिए इसका। आंसर करो फटाक से, देख रहे हो, आंसर करो, ट्राई तो करो आंसर करने का इसका। राइट आंसर इसका होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, किनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि किनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो चलती फिरती हुई चीजों में होता है। मतलब जो कोई भी चीज जो कि मोशन में है, उसमें किनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है। पानी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो ज्वार भाटा होते हैं, जो टाइड्स होते हैं, वो किस किस वजह से होते हैं?
तो टाइड्स आने का मेन रीजन ही होता है कि हमारे अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, जो ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है, इस वजह से आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं अगले सवाल में। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था जब मैं पैसिफिक ओशियन को कर रहा था। तो द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ, इसमें देखो कुछ करने का है नहीं। मेरियाना ट्रेंच, मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी कि मेरियाना ट्रेंच जो है ना, ये एक तरह का रिफ्ट है। वहां पे दो सब साइड हो रहे हैं, दो प्लेट वहां पे, और ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। इको साउंडिंग इज द टेक्निक अप्लाइड टू। अब देखो ज्योग्राफी की यही खासियत है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है ना, वो टेक्निकल टर्मों पे बेस्ड होता है। इसको अगर जब पढ़ते हो तो आपका साथ साथ इन्वायरमेंट के भी कुछ पोर्शंस कवर हो जाते हैं और साइंस के भी कुछ पोर्शन कवर होते हैं। अब बताना है आपको कि इको साउंडिंग जो है, ये टेक्निक कहां पे अप्लाई की जाती है। मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स, और रिकॉर्ड द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज मेजर द डेप्थ ऑफ सी। अच्छा, आप ये बताओ कि इको लोकेशन वो कौन सा मेमल है जो कि इको लोकेशन को यूज करती है। डॉल्फिन के बारे में आपने सुना है ना, डॉल्फिन जब चलती है वो ब्लाइंड होती है, तो वो इसी इको लोकेशन, इसी इको साउंड को यूज करके शिकार करती है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अल नीनो इज, आपसे पूछ रहा है कि अल नीनो है क्या। एक वार्म ओशियन करंट है, सी स्ट्रॉम है, ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस है, या अनदर नेम ऑफ टाइफून। टाइफून, हरिकून, ये सब जो है ये साइक्लोन्स के नाम हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अल नीनो क्या है। आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर इज अ वार्म ओशियन करंट। अल नीनो का जो स्पेनिश नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल नीनो का स्पेनिश नेम क्या है, तो वो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होता है ना, नवजात बच्चा, तो अल नीनो को नवजात बच्चा के रूप में देखा जाता है। इंडिया के ऊपर अल नीनो का क्या इंपैक्ट होता है। अगर अल नीनो स्ट्रांग हो तो इंडिया के ऊपर क्या होगा। अगर ये वार्म ओशियन करंट ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ये इक्वेटर से आगे बढ़ेगा आईटीसीजेड के साथ, अटलांटिक को ज्यादा गर्म करेगा। इस वजह से क्या होगा कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून को आने का जो फेज है ना, वो डिले हो जाएगा। और अगर अल नीनो स्ट्रांग है तो इंडिया में ड्रॉट का आना उस साल पक्का होता है, जो कि पिछले साल हमने देखा भी था। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सी इज कॉल्ड। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है। बे, पेनिनसुला, इस्थमुस और स्ट्रेट। आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का आज का। राइट आंसर इज स्ट्रेट। देखो स्ट्रेट जो होता है ना, ये एक छोटा सा एक रास्ता टाइप का समझ लो कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो हम एक शॉर्टेस्ट रास्ता चूज करते हैं ना, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया का एक मैप ड्रॉ करें रफली, तो यहां पे हमारा क्या है, श्रीलंका है, और यहां पे हमें स्ट्रेट ऑफ मलाका देखने को मिलता है। कहा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में।